चलिए बेटा, बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे, चलिए बेटा शुरुआत करेंगे फटाफट से दोबारा से। टॉपिक चल रहा था हमारा कौन सा बेटा, भूल गया मैं, बताओ फटाफट से। AS28, नाम तो बिल्कुल भी याद नहीं है मुझे। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। अच्छा, इम्पेयरमेंट का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? लॉस। किस चीज का लॉस? लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, तो AS28 कहता है अगर एसेट की वैल्यू में कोई लॉस हो रहा है तो उसे इंपेयरमेंट लॉस कह देंगे। और इसे क्या करिएगा बेटा, क्या करेंगे जल्दी बताओ इसका? डेबिटेड टू P&L अकाउंट। अच्छा, फिर AS ने बताया ये इंपेयरमेंट लॉस निकालेंगे कैसे? सर बड़ा आसान है, जितनी भी बुक वैल्यू है। सर बुक वैल्यू मत बोलो सर, वो बच्चों वाला टर्म है। तो क्या बोलूं बेटा? कैरिंग अमाउंट। जितनी भी कैरिंग अमाउंट अधिक है किससे? रिकवरेबल अमाउंट से। हिंदी करते हैं इसकी। किताबों में वैल्यू चल रही है 1 लाख और मुझे लग रहा है भाई ये एसेट के साथ कुछ घटना घटित हो गई है। वो घटना कैन बी ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स और इट कैन बी ड्यू टू इंटरनल फैक्टर्स ऑल्सो, जिसकी वजह से वैल्यू उसकी कम हो गई है। अब इससे रिकवर हो पाएंगे 1 लाख की एसेट से, जो किताबों में 1 लाख की है उससे रिकवर हो पाएंगे 80,000। तो 20,000 क्या हो गया? इंपेयरमेंट लॉस P&L में डेबिट कर देंगे। अब सर व्हाट इज कैरिंग अमाउंट? बोलो बेटा, कैरिंग अमाउंट क्या होगी? कॉस्ट लेस डेप्रीसिएशन टिल डेट। यही तो होगा। कॉस्ट में से जब कटाते जाओ आपको मिल जाएगी कैरिंग अमाउंट। नाउ व्हाट इज रिकवरेबल अमाउंट? हायर। हायर किसका? हायर, हायर ऑफ फॉलोइंग 2 अमाउंट्स। इनमें से जो भी हायर हो वो मान लीजिएगा कि मशीन से, एसेट से, PPE से हम रिकवर कर पाएंगे। कितनी रिकवर कर पाओगे? 2 बातें हो सकती हैं, या तो नेट सेलिंग प्राइस। अब ये कैसे आएगा? सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेंसेस। भाई अगर आज के आज बेच दूं तो कितना पैसा मिल जाएगा? या तो वो रिकवरी हो जाएगी। एक व्यक्ति ने सजेस्ट किया, सर एक काम करो ना, बेचते क्यों, यूज ही कर लो इसे। यूज करके कुछ तो बेनिफिट होंगे। हो सकता है वो बेनिफिट ज्यादा हो, लेकिन मैंने कहा भाई ये नेट सेलिंग प्राइस तो मुझे आज ही मिल रहा है, फ्यूचर बेनिफिट 3, 4, 5 साल तक मिलेंगे, तो इनकी तुलना कैसे करूं? उसने कहा एक काम करो, ये जो फ्यूचर बेनिफिट हैं इनके क्या निकाल लो। नाम क्या दिया गया उसे? वैल्यू इन यूज। क्या है ये? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, फ्यूचर कैश बेनिफिट, फ्यूचर कैश फ्लोज, कुछ भी कह लीजिए। तो इनमें से जो हायर होगा वो मेरा रिकवरेबल अमाउंट है। बेटा यही सब बताया था। बोलो बेटा, इसके ऊपर क्वेश्चन 1, 2 और 4 कर लिया था हमने। 3 हमारा अभी बैलेंस चल रहा है। यही था बेटा। एक काम करते हैं, फटाफट लिखने का काम खत्म करते हैं, नोट्स बनाने का। डालो हेडिंग AS28। लिखने में मजे आएंगे आपको, कोई दिक्कत आएगी नहीं। लिखो पहला पॉइंट AS28 में, पहला पॉइंट लिखें, इंपेयरमेंट का मतलब लिख लीजिए। सब बता चुका हूं, बस थोड़ा सा ना समरी बन जाएगी। एक लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट, क्या मतलब है इसका? लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट। दूसरा स्कोप, कहां कहां एप्लीकेबल होगा? दिस AS applies to all assets except, हर प्रकार की एसेट पर यह लगेगा सिवाय किसके? A पॉइंट, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री पर ये AS नहीं लगेगा। कोई बताएगा क्यों? क्योंकि इन्वेंट्री इज कवर्ड इन, भाई जब कोई दूसरा AS इसकी बात कर रहा है तो मैं टंग क्यों अड़ाऊं बीच में?
AS2 से पूछ लेना, इन्वेंट्री की वैल्यू अगर गिर जाती है तो क्या करना है, उसकी बात मैं ना करूंगा। लिखें कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, क्यों ना करूंगा इसकी बात में, इसके लिए भी अलग से AS है, AS7 पढ़ना है हमारे को अभी, AS7। या कोई फाइनेंशियल एसेट्स हैं, उनकी भी बात यहां ना होगी। क्यों? क्योंकि ये फाइनेंशियल एसेट्स यानी इन्वेस्टमेंट्स कहां कवर हो जाती हैं, AS13 में। और ऐसे कोई डेफर्ड टैक्स एसेट है तो उसकी बात भी हम ना करेंगे, बिकॉज दैट विल बी कवर्ड अंडर AS22, टैक्सेस ऑन इनकम, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। इन सब पर ये AS ना लगेगा, और उसका रीजन यही है सिंपल कि भाई इन रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में ये आइटम कवर हैं, तो इनकी अगर वैल्यू गिरती है तो मेरे से AS28 से मत पूछना, मैं ना बता पाऊंगा। बेटा नोट कर लिया? बोलो बेटा, लिखो पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3, इंडिकेटर्स ऑफ इंपेयरमेंट। इंडिकेटर्स ऑफ इंपेयरमेंट। बेटा कौन कौन से इंडिकेटर्स हो सकते हैं, किससे पता चलेगा कि एसेट की वैल्यू गिर गई? तो दो बताए मैंने आपको, कौन कौन से, या तो एक्सटर्नल फैक्टर्स हो जाएंगे या कुछ इंटरनल। लिख लो पहला, जो कुछ बताया कुछ भी नया नहीं बताऊंगा, इसमें सब कुछ पुरानी बातें लिखवा रहा हूं जिस पर डिस्कशन भी कर चुके हैं, क्वेश्चन भी कर चुके हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल लिख लो। अच्छा एक्सटर्नल कौन कौन से होंगे, लिख लो। लीगल पॉलिसी, चेंज इन लीगल पॉलिसी, कॉमा, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, चेंज इन मार्केट वैल्यू एक्सेट्रा। अरे बतेरे सारे हो सकते हैं, कोई एक्सक्लूसिव लिस्ट नहीं है इसकी। ऐसे ही हो सकते हैं इंटरनल फैक्टर्स, जैसे कोई फिजिकल डैमेज हो गया, बताया था मैंने आपको, सेकंड फ्लोर पर चढ़ा रहे थे, मशीन गिर गई, क्रेन से ऊपर लेके जा रहे थे जनरेटर को, गिर गया, और फिजिकल डैमेज हो गया। भाई जो वैल्यू में मान रहा था उसकी 12 लाख रुपए है, अब तो उसकी वैल्यू 5-7 लाख से ऊपर मार्केट में मिल नहीं रही। लो जी पॉइंट नंबर 3। फोर्थ लिखें, इंपॉर्टेंट टर्म्स। फोर्थ लिखिए, कुछ टर्म्स बता रहा हूं जो हम यूज करने वाले हैं इस AS में। ये जितनी बातें बता रहा हूं ना, ये AS जब तक नहीं पढ़ा था तब तक तो कठिन थी, अब कुछ बचा नहीं है इसमें। टर्म्स, पहला लिखें वैल्यू इन यूज। आप ही बताओगे मैं क्या लिखूं उसको डिफाइन करने के लिए एक लाइन में। बोलो बेटा क्या लिखूं? हाँ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज इंक्लूडिंग, एक बात और ध्यान रखनी है क्या, यस, इंक्लूडिंग रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू का भी स्क्रैप ले, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिएगा। रिकवरेबल अमाउंट, बेटा डेफिनेशन बता दो इसकी एक लाइन में, क्या लिखना चाहोगे? हाँ जी, हायर ऑफ लिखें,
हायर ऑफ क्या क्या, हायर ऑफ नेट सेलिंग प्राइस, और दूसरा नेट सेलिंग प्राइस, और दूसरा क्या लिखूं उसमें, वैल्यू इन यूज, इसी में लिख लो स्टार लगाकर। ये किसे कहते हैं बेटा, ये नेट सेलिंग प्राइस, NSP इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस। नया पढ़ा ही कहाँ रहा हूँ कुछ, लो जी। वैल्यू इन यूज पढ़ लिया, रिकवरेबल अमाउंट पढ़ लिया, लिखना और कैरिंग अमाउंट कंपेयर करना पड़ेगा इसे, तो लिख लो सी। इंपॉर्टेंट टर्म्स जो यूज करी हुई हैं एएस ने वो बता रहे हैं बस। कैरिंग अमाउंट, बेटा बताना कैरिंग अमाउंट कैसे आएगा, ये कॉस्ट, वैल्यू इन यूज नालायक, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। और अब आखिरी में बता दो क्या, इम्पेयरमेंट लॉस। क्या फॉर्मूला लिखूं उसका बेटा, कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। मेरे ख्याल से तो कोई खास दिक्कत परेशानी यहाँ तक होगी नहीं। क्वेश्चन ना किए हो तो, डिस्कशन ना किया हो तो सब कुछ महाभारत लगता है आपको, यानी क्या क्या हो रहा है ये, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात अब नहीं है। लिखे नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट यानी फिफ्थ हेडिंग, फिफ्थ मेन पॉइंट, रिकॉग्निशन एंड measurement। Recognition and measurement of impairment loss। दो ही बातें हो सकती हैं इसमें। अगर रिकवरेबल अमाउंट इज ग्रेटर देन कैरिंग अमाउंट। बताना बेटा चला एक बार। एंड दिमाग में हिंदी कर लेना क्या लिख रहे हैं हम। रिकवरेबल अमाउंट इज लेस देन कैरिंग अमाउंट। जी हिंदी करो क्या कह रहा है ये। बताओ बेटा हिंदी करो क्या कह रहा है ये। भाई मशीन किताबों में 1 लाख की है, उसे बेचकर या यूज करके 1.20 मिल जाएंगे। वो गजब। किताबों में मशीन 1 लाख की है, लेकिन मैंने बाजार में पूछा और जब फ्यूचर
कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाली तो वो सब मिलाकर 1.20 बैठ रही थी। एक बात तो ये हो सकती है, लिखना मत, सिर्फ समझने के लिए, ये थी हमारे पास 1.20 और ये है 1 लाख, या किताबों में वैल्यू 1 लाख है। ओहो, इससे 75 की ही रिकवरी हो पाएगी। इसमें क्या करेंगे? 25,000 का इंपेयरमेंट लॉस ट्रांसफर टू पीएनएल इमीडिएटली। ये बताओ इसका क्या करें? अरे बोलो क्या करें इसका? सर अगर इसको सेल करते हैं तो कुछ भी नहीं करेंगे आज। आज क्यों कुछ करोगे? इंपेयरमेंट लॉस है ही नहीं, AS 28 में आ ही नहीं रहे आप। अरे किताबों में मशीन 1 लाख की है, दिख रहा है 1.20 के बेनिफिट मिल जाएंगे, वो ज्यादा बेनिफिट मिल जाएं इसीलिए तो मशीन 1 लाख की खरीदी होगी। अरे बोलो भाई, आप कोई भी एसेट खरीदोगे, दिख रहा है ना आपको कि ये जो मैंने एसेट खरीदी 2 लाख की, लेकिन इससे मैं 3 लाख 4 लाख 5 लाख बना लूंगा, यही तो सोच कर ली होगी, तो हमेशा ही ज्यादा होगी। आप AS 28 से ही बाहर हैं, बोलो बेटा, ठीक। तो यहां पर क्या करोगे बेटा? जल्दी बोलो क्या करोगे इसका? अरे करना क्या है सर, इग्नोर करेंगे इसे, तो इसमें क्या ही करना है। और इसमें क्या करोगे? डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। ठीक है जी। अच्छा एक बात समझ लो, अब वो भी क्वेश्चन करेंगे अभी 3 उसके ऊपर बेस्ड आज। जरा ये देखना एक बार, मेरे पास बैलेंस शीट में पीपीई पड़ी हुई है 1,20,000 की, इसके अगेंस्ट रीवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा हुआ है 20,000 का। जरा हिंदी करो, इसका मतलब क्या है? AS 10 से इसका मतलब निकाल के लाओ, क्या क्या हुआ हो, क्या होगा, क्या नजर आ रहा है आपको? कोई एसेट पड़ी होगी पीपीई मेरे पास, किसी कारणवश उसकी रीवैल्यूएशन किया होगा, मैंने देखा भाई वैल्यू तो अधिक है इसकी, तो 20,000 का अपवर्ड रीवैल्यूएशन कर दिया था, और क्योंकि वो फ्यूचर गेन है तो पीएनएल में मैं लेकर नहीं गया होऊंगा, मैंने रीवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया था। ये आज की पोजीशन है बेटा, क्लियर है बात ये? अच्छा, अगर डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन किया होगा पहले तो वो तो पीएनएल में चला गया होगा, उस केस में तो बस पीपीई की वैल्यू यहां नजर आएगी आपको। क्लियर है? अब व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपीई नाउ? कैरिंग अमाउंट क्या है पीपीई की? अरे बोलो, 1,20,000 ही तो है, बुक्स में जितने पर आ रही है। कैरिंग अमाउंट इस कितने में? किताबों पे आ रही है। अब मैंने इसी का जब रिकवरेबल अमाउंट निकाला, रिकवरेबल अमाउंट मतलब क्या होता है? क्या निकाला? हायर ऑफ एनएसपी और वैल्यू इन यूज। जब मैंने वो निकाला तो देखा गजब, ये तो 95,000 ही है। ओ तो सर क्या हो गया फिर? ये लो सर, इसका मतलब इंपेयरमेंट लॉस है AS 28 वाला। बेटा कितना है? 25,000 का। बोलो बेटा क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे सर, डेबिटेड टू पीएनएल। क्लियर है बात? नहीं होगा, नहीं होगा। इस एसेट, इस पीपीई के अगेंस्ट कुछ रीवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा हुआ है ना, याद करो वहां पर ही बताया था कि इसको अगर डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन करते हैं या बेचकर घाटा होता है तो उन सारे घाटों को पहले इस मुनाफे से एडजस्ट करोगे। AS 10 में बहुत चीख चीख कर पूरी क्लास लगाई थी एक इसके ऊपर मैंने। बोलो बेटा, वो यहां पर है। तो री इंपेयरमेंट लॉस कितना है? 25,000। क्या करेंगे इसका? पहले 20,000 ट्रांसफर टू ओहो, पहले तो 20 ये मुनाफा पड़ा हुआ है,
ये निल हो गया। 25 के घाटे की भरपाई करनी है ना, 20 तो यहां से चूस लो, और बाकी कितना बचा? 5000 ट्रांसफर टू, डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। आई होप कोई खास दिक्कत है ही नहीं। AS10 पर बहुत टाइम लगा रखा है मैंने, वही तो है। बढ़ू बेटा आगे, लिख लो इस पॉइंट को बस, और क्या। तो डेबिटेड टू पीएनएल, लेकिन इससे पहले क्या करेंगे? इसको लिख लिया है आपने ये? एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं ऐसे, डेबिटेड टू revaluation reserve if any, balance if any debited to P&L account। जरा हिंदी करो मुझे इसकी, क्या लिखा है मैंने ये भाई। अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व है ही नहीं तो ये पॉइंट कट गया। बैलेंस जो बचा, सारे बैलेंस बच रहा है, ट्रांसफर टू पीएनएल, डेबिटेड टू पीएनएल। बोलो बेटा। और अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व है तो जहां तक है वहां तक तो उसे एडजस्ट कर लो। मान लेते हैं यहां पर घाटा होता 15,000 का, अब क्या करते? पूरा 15 से चूस लेते, 5 ये तब भी बच जाता, पीएनएल में कुछ ना जाता। बोलो बेटा, बस और क्या है। लो जी, नोट करो इसे, इसी में लिख लो स्टार लगा के एक पॉइंट और अलग से, यहीं पर ही, मतलब इसी कंटेंट में। लिखें इसमें रिवाइज डेप्रीसिएशन पर एनम फॉर द फ्यूचर ईयर्स। बेटा ठीक है, क्वेश्चन किया भी था हमने ये भाई। एसेट की वैल्यू 95 रह गई है, तो बची हुई लाइफ में 95 राइट ऑफ करेंगे। अभी तक डेप्रीसिएशन लगता 1/20 पर। बोलो बेटा, अब लगेगा किस पर? 95 के हिसाब से डेप्रीसिएशन पर एनम विल नाउ रिवाइज फॉर द फ्यूचर ईयर्स। आई होप ठीक है। अरे बोलो, सिंपल है, सिंपल है। बढ़ूं आगे, चलो और देखते हैं। अब एक काम करो, जो लिखवा रहा हूं अगले 2 पॉइंट में चुपचाप लिखते रहो, वो समझाएंगे भी मैंने, लिखवाने का खत्म हो जाएगा। फिर डालो हेडिंग कैश जनरेटिंग यूनिट। कहां तक आ गए थे हम? पॉइंट नंबर 5 तक। दिख रहा पूरा ये ऐसी है? देख रहे हो बेटा, गजब, पूरा ये ऐसा आ गया है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं 5 के पॉइंट नंबर 6 पर आ जाओ जी। डालो हेडिंग, तो समझा भी दूंगा थोड़ा थोड़ा। कैश जनरेटिंग यूनिट, प्यार से क्या बुलाएंगे इसे? CGU, कैश जनरेटिंग यूनिट। नाम से ही समझ में आ रहा होगा वैसे तो आपको। एक ऐसी ग्रुप ऑफ एसेट्स, एक ऐसी ग्रुप ऑफ एसेट्स जिससे मिलाकर कैश जनरेट हो रहा है। ठीक, सिर्फ फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर मेरे लिए कैश जनरेट नहीं कर रहा। सिर्फ स्मार्ट बोर्ड की बात करें, इट इज नॉट जनरेटिंग कैश फॉर मी। कैमरे की बात करें, सिर्फ कैमरा मेरे लिए कैश जनरेट नहीं कर रहा। लेकिन हां, इन सबको इकट्ठा कर दें तो ऑनलाइन क्लास तैयार हो जाएगी, ऑनलाइन क्लास बेच पाऊंगा, पैसा मिल जाएगा, ये सब मिलकर कैश जनरेट कर देंगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो दिस यूनिट इज कॉल्ड द कैश जनरेटिंग यूनिट। सुन लो अब हाथ के हाथ, अब मैं एग्जांपल दे ही दिया। ये लो, ये है मेरी कैश जनरेटिंग एसेट, और ये क्या है बेटा? इसके अंदर बड़ी सारी, बहुत सारी एसेट्स हैं। ठीक है, अलग अलग इनकी
वैल्यूज होंगी, कैमरे की अलग, स्मार्ट बोर्ड की अलग, फलाने की अलग, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ में आ जाएगा आपको। यही एग्जाम्पल पकड़ के रखते हैं अपना। ऑनलाइन क्लासेस मुझे बेचनी थी अपनी, सिर्फ कैमरे से ना बिक पाएंगी, सिर्फ बोर्ड से ना बिक पाएंगी, ये सब चीज इकट्ठा करके एक क्लास तैयार हो जाएगी जो मैं ऑनलाइन सेल कर पाऊंगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, कैश जनरेट होगा। ठीक है, ठीक है। ये जो पूरा सेटअप है, ये जो पूरा सेटअप है, ये जो पूरी CGU है, इसकी ये जानते हो इसमें क्या है? ये है बेटा कैमरा, एक एसेट है पीपी। इसकी कैरिंग अमाउंट थी किताबों में 60,000 रुपए, लेकिन हुआ क्या, वो एक दिन हाथ पर लग गया, कुछ गिर गया, कैमरा खिंच गया और उस पर स्क्रैच आ गए, उसकी हार्ड डिस्क भी थोड़ी दिक्कत कर रही है, चेंज करानी पड़ी। और मैंने फिर जब पूछा भी तो बोला जी अब तो देखो इसमें मरम्मत हो चुकी है, अब वो बात रही नहीं इसमें। तो खैर कुल मिलाकर जब इसका रिकवरेबल अमाउंट मैंने आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया तो वो कितना आया? 55,000। बताओ AS 28 क्या कहता है? अरे बोलो, PPE है मेरी एक, किताबों में 60,000 की थी लेकिन वो 55 की ही रिकवरी दे पाएगी। AS 28 क्या कहता है? 5,000 रुपए का इंपेयरमेंट लॉस डेबिटेड टू PNL कर दें। तो जल्दीबाजी मत करो, जल्दीबाजी मत करो। क्या ये कैमरा आपके लिए कैश जनरेटिंग यूनिट है? नहीं है। पूरा सेटअप है कैश जनरेटिंग यूनिट, और इसकी अगर कोई एसेट की वैल्यू गिर भी जाती है, मेरे पर क्या फर्क पड़ना है? आप ये देखो पूरे सेटअप का हिसाब किताब क्या है। और जब मैंने पूरे सेटअप का हिसाब किताब चेक किया तो देखा ये सेटअप था पूरा 4.5 लाख रुपए का, और रिकवरी इससे अब भी लग रहा है मुझे 5.2 लाख की हो जाएगी। कैमरा अगर कोई पूरा सेटअप बेचूं, कैमरा, माइक, स्मार्ट बोर्ड, ठीक है, एक पूरा क्लासरूम दूं मैं, तो वो कुल मिलाकर 5,20,000 रुपए मुझे पूरे CGU के मिल जाएंगे, जबकि कॉस्ट उसकी 4 लाख रुपए है। तो मेरे पर घंटा फर्क नहीं पड़ता कि यहां पर ये इसकी एक एसेट की वैल्यू कम हो गई। क्लियर है बात? क्या इंपेयरमेंट लॉस बुक करोगे? नहीं करेंगे। क्वेश्चन है इसके ऊपर, क्वेश्चन अभी करेंगे कि एसेट की वैल्यू गिर गई है लेकिन CGU की जो कॉस्ट है वो अभी, कैरिंग अमाउंट है वो अभी भी कम है, रिकवरेबल। चिंता काहे को करनी, 2 बार और गिर जाए चाहे, मेरे ऊपर घंटा फर्क नहीं पड़ना। पूरा CGU ठीक चल रहा है ना, पूरा CGU का खरीदार भी है, खरीदार होगा तभी तो नेट सेलिंग प्राइस निकला होगा और तभी रिकवरेबल अमाउंट आया होगा। बोलो बेटा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। मैं अलग अलग एसेट का इंपेयरमेंट लॉस बुक नहीं करूंगा। CGU अगर कोई है तो, अगर कोई CGU है तो उसकी अलग अलग एसेट नहीं देखेंगे, पूरी CGU एज अ होल की कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करेंगे रिकवरेबल अमाउंट से। क्लियर है बात कि नहीं है? बस इतनी सी बात है। अब इस CGU में 2 प्रकार की एसेट हो सकती हैं, उनका विशेष ट्रीटमेंट AS ने बताया। या तो लिखवा दूं, क्या करूं पहले? चलो एक काम करते हैं, पहले लिख लो। अब इसको हटा दूं ना बेटा, समझ तो गया होगा। लिख लो पहले इसमें थोड़ा सा ना, लिखे ग्रुप ऑफ एसेट्स CGU का मतलब है ग्रुप ऑफ एसेट्स दैट जनरेट्स कैश फ्लो, that generates cash flow and independent from other group of assets. And cash flows and independent from
अदर ग्रुप ऑफ एसेट्स। जी पढ़ा लिख लिया नहीं लिखा? ठीक, लिखो उसका नेक्स्ट हेडिंग एक बार। 7 ये पहले समझ लो थोड़ा सा इसमें। अब एएस ने ना ये कहा है कि ये जो आपकी CGU है इसमें है जी बड़ी सारी एसेट। दो एसेट के बारे में चर्चा की है इसने, एक गुडविल और एक कॉरपोरेट एसेट्स। ये कॉरपोरेट एसेट्स का मतलब क्या होता है? कंपनी की जो एसेट्स है, मान लेते हैं कंपनी की बात करें तो उसका कॉरपोरेट ऑफिस होता है जहां पर काम कुछ नहीं हो रहा, वो अपने आप से मुनाफा प्रोड्यूस नहीं कर रही। बोलो बेटा, फैक्ट्री में काम हो रहा है, उसका हिसाब किताब रखा जा रहा है ऑफिस में। फैक्ट्री होती है फरीदाबाद में और उसका जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो कनॉट प्लेस में है। ठीक, तो जो कनॉट प्लेस का ऑफिस है उसकी हम बात कर रहे हैं, कॉर्पोरेट एसेट्स हैं। क्या इससे अलग से कोई प्रॉफिट जनरेट हो रहा है? नहीं हो रहा। बोलो बेटा, ठीक। तो ये सारी अलग अलग एसेट्स हैं, लेकिन इन दोनों का बिहेवियर अलग होगा, ये एएस बता रहा है बस। ठीक, इन दोनों के लिए विशेष ध्यान रखिएगा। क्या रूल्स हैं वो लिखवा रहा हूं, वो करने भी नहीं है हमारे को, सिर्फ लिखवा के छोड़ रहा हूं मैं आपको। सीए फाइनल में जाकर आप डिटेल में पढ़ोगे, यहां उसने कोई डिस्कशन इसका नहीं किया, सिर्फ लिख कर छोड़ देंगे। लिखो हेडिंग फॉर गुडविल एंड कॉर्पोरेट एसेट्स, यहीं पर लिख रहे हैं, मतलब 6th पॉइंट ही चल रहा है अभी। एक काम करो, ये लिखा है ना आपने 6th पॉइंट, ये बनाओ, इसके बाद ये समझ में आ जाए क्या बात करें। सीजीयू बनाओ, गुडविल कॉर्पोरेट एसेट्स बनाओ ऐसे, और फिर लिखो स्टार लगाकर, पॉइंट वही चल रहा है। फॉर गुडविल एंड कॉर्पोरेट एसेट्स, फॉर गुडविल एंड कॉर्पोरेट एसेट्स। ठीक है, लिख लो उसमें 2 पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, इफ कैरिंग अमाउंट, बता भी इसलिए रहा हूं कि एमसीक्यू में पूछ सकता है ये, है ना, इसलिए लिखवा के छोड़ रहा हूं बस। इफ कैरिंग अमाउंट कैन बी एलोकेटेड carrying amount can be allocated on reasonable and consistent basis। एक लाइन, 2 लाइन छोड़ देना, अगर ऐसा है तो क्या करेंगे, और अगर ऐसा नहीं है, cannot be allocated। cannot be allocated on reasonable and
कंसिस्टेंट बेसिस, इसमें लिख लें यूज बॉटम अप टेस्ट ओनली, कोई चर्चा नहीं है इसकी सीए इंटर में। और यहाँ पर यूज बॉटम अप एंड टॉप डाउन टेस्ट। लो जी, गुडविल और कॉर्पोरेट एसेट्स के बारे में कहा है। टेस्ट क्या होते हैं ये हम नहीं करेंगे यहाँ पर। यूज बॉटम अप एंड टॉप डाउन टेस्ट, और वहाँ पर बॉटम टेस्ट ओनली। लिखो, बस खत्म हो गया है। दो पॉइंट और लिखने हैं। रिवर्सल, ओहो, आज तो 1 लाख की एसेट थी, रिकवरेबल अमाउंट 80,000 रुपये है, 20,000 का इम्पेयरमेंट लॉस बुक कर लिया। अगले साल देखा नहीं गड़बड़ी हो गई, ये तो 80 कहाँ, 80 नहीं, ज़्यादा मिल जाएंगे, ये तो गलत हो गया, एस्टिमेशन गलत हो गया, या मार्केट वैल्यू रिवाइज हो गई, सरकार ने फिर अलाउ कर दिया। चलो ठीक है, आप जो ना प्लास्टिक बना लो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये ध्यान रखना बस, प्लास्टिक अलाउ दोबारा से कर दी, हो सकता है ना रिवाइज हो जाती है। अब क्या होगा, इम्पेयरमेंट लॉस बुक कर चुके थे आप, फिर से बढ़ गई वैल्यू, बोलो बेटा इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्स करना पड़ेगा, क्या करोगे उसका, क्या करेंगे उसका? सर एसेट की वैल्यू बढ़ा देंगे। हाँ, वो तो बढ़ेगी एसेट की वैल्यू तो। अरे बड़ा सिंपल लॉजिक होता है, पहले क्या किया था बस उसी का उल्टा कर दो। पहले क्या किया था, अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट किया था तो उसे रिवर्स कर दो, पीएनएल में डाला था तो वहां से रिवर्स कर दो। क्या ही इसमें रॉकेट साइंस है, लिखो रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। पॉइंट नंबर कौन सा है ये, पॉइंट नंबर 7। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस जी, क्या करेंगे इसका, लिखो स्टार पहला, क्रेडिटेड इन पीएनएल अकाउंट, क्रेडिटेड इन, उल्टा करो उसको, पहले क्या लिखोगे, हाँ ऐसे लिखो उसको, credited in revaluation reserve if any। बैलेंस कुछ बच जाता है अगर, अब बैलेंस if any credited to, अरे बोलो पीएनएल अकाउंट, शाबाश। इसके बाद बताओ, रिवाइज डेप्रीसिएशन फिर से रिवाइज हो जाएगा, हर बार होगा वो तो, जब जब एसेट की वैल्यू चेंज होगी। रिवाइज डेप्रीसिएशन पर एनम फॉर फ्यूचर ईयर्स। और लास्ट पॉइंट लिख लो, रिवर्सल इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ गुडविल। वही पॉइंट आ गया सीजीयू वाला, लिखकर छोड़ दो बस। और लास्ट पॉइंट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, खत्म। यस, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस बताओ कितना हुआ,
अच्छा, और क्या बताएं? अमाउंट ऑफ रिवर्सल अगर कोई करा है आपने तो वो बताओ डिस्क्लोज करके। अमाउंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस adjusted against revaluation reserve या अगर कोई रिवर्सल हुआ है। चर्चा समाप्त हमारी। लिखने वाला काम खत्म हो गया। लिखने में आसानी रही होगी, सब कुछ हम पढ़ चुके थे। एक CGU का पॉइंट जरूर छोटा सा नया था, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। थोड़े नोट्स बनवा दिए जिससे आप रिवाइज करने में आपको आसानी हो जाए। चलिए बचे हुए क्वेश्चंस खत्म करेंगे अब। बेटा करेंगे शुरू। 1, 2 और 4 हो चुके हैं ना हमारे। चलो फटाफट से वार्म अप करते हैं। 7th क्वेश्चन पढ़िए पहले फटाफट से। क्या ठीक है, चलो 7th पढ़ो, आसान है वैसे तो। 7th खत्म हो गया, कुछ नहीं है बताने के लिए मेरे पास। जितना कुछ बताया उसके बेसिस पर अब सारे क्वेश्चन हम कर पाएंगे। पढ़ो एक बार अपने आप, मैं चाह रहा हूं अपने आप पढ़िए और कोशिश करिए ज़रा एक बार फटाफट से।
पढ़ रहे हैं बेटा? चलो पढ़िए, फटाफट से रीडिंग करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस वाला काम ही रह गया बस हमारा जी। वीनस लिमिटेड हैज अ फिक्स्ड एसेट विच इज कैरिड इन द बैलेंस शीट एट 500 लाख। क्या दिया हुआ है ये? कैरिंग अमाउंट। एट द डेट ऑफ बैलेंस शीट एज एट दैट डेट द वैल्यू इन यूज 400 लाख एंड नेट सेलिंग प्राइस इज 375 लाख। भाई इससे सिंपल क्वेश्चन और बनेगा ही क्या? देखना बेटा, कैरिंग अमाउंट कितनी बताई? 500 लाख। सारी फिगर्स लैक्स में है। उसके अलावा वैल्यू इन यूज कितनी बता दी इसने? 400 लाख। और नेट सेलिंग प्राइस कितना बताया? 375 लाख। यहां से रिकवरेबल अमाउंट कितना आ गया? 400 लाख। बेटा ठीक है, मैं अपने आप बता रहा हूं आपको, पूछो मत पूछो। इंपेयरमेंट लॉस कितना है? 100 लाख का। देखते हैं अब क्या पूछा उसने। पहला ओ ये लो, कैलकुलेट इंपेयरमेंट लॉस। कोई दिक्कत है क्या? फर्स्ट पार्ट। दूसरी बात, प्रिपेयर एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। अब थोड़ा सा काउंटिंग पार्ट पॉलिश कर लेते हैं। जरा बताना बेटा, डेप्रीसिएशन अगर लगाते थे तो क्या एंट्री होती थी? हाँ जी, नोट मत करना। डेप्रीसिएशन टू पीपीई, बेटा यही एंट्री होती थी। या एक काम करते हैं, डेप्रीसिएशन टू प्रोविजन फॉर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। बताओ बेटा, अगर 100 लाख का डेप लगता है यही एंट्री करते कि नहीं करते? और दूसरी एंट्री क्या होती? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन। बेटा बताओ यही एंट्री होती कि नहीं होती? कॉन्सिक्वेंटली बैलेंस शीट में किस प्रकार से आता? बोलो बेटा फटाफट से। यहां पर आता कितने की आती है पीपीई? 500 लाख। लेस क्या करते हैं इसमें से? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितना? 100 लाख। ये होता कि नहीं होता? मैं आपको इसलिए यहां से उठा के ला रहा हूं कि नया लगेगा नहीं कुछ आपको। डेप्रीसिएशन का हम कुछ इस प्रकार से काम करने वाले थे। बोलो बेटा। हेलो, हाँ जी। जी बेटा, बेटा यही करते कि नहीं करते? अब इसकी जगह एक काम ना करें, बस क्या कर दें, डेब्ट का नाम चेंज होकर क्या हो गया इस बार? इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट 100 लाख टू प्रोविजन फॉर पहले नाम क्या था? एक्यूमुलेटेड डेब्ट। अब क्या हो जाएगा? प्रोविजन फॉर एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस। और यहां पर इम्पेयरमेंट लॉस, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस। हाउ मच? 100 लाख। दैट्स इट। पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 यही पूछा उसने। चेक करो फटाफट से। एंट्रीज नई वाली कॉपी करना आप करो। एंट्री पूछा उसने पहले और पूछा बैलेंस शीट में कैसे अपीयर होगा। मैं जान के डेप्थ से उठा के लाया हूं आपको, वो समझ में आएगा आराम से। एंट्रीज भी और प्रेजेंटेशन भी उसकी। वो कभी भी नहीं होता, वो हम करते आ रहे हैं बचपन से।
लेकिन कंपनीज में वो होता ही नहीं। हमेशा आपको एंट्री जो करनी हो, दैट इज एक्चुअली द बेस्ट मेथड। वो दूसरे वाला लगता आसान है कि डेप्थ में से घटाते जाओ एसेट में से, आप सोचो ना। लेकिन अगर मैं पूछ लूँ आपसे कि भाई ये पीपी कब खरीदी, कितने खरीदी थी, पता है आपको? उस मेथड में नहीं पता। इसका ये फायदा है कि अच्छा जब खरीदी थी 500 की खरीदी थी, आज तक कुल मिलाकर ये हुआ है। ठीक, तो कंपनीज एक्ट में भी ये ही तरीका फॉलो करते हैं हमेशा, ऑलवेज। किसी की बैलेंस शीट उठा के देख लो, सब में ये मिलेगा। चलो जी, क्वेश्चन 7 के बाद हो गया बेटा 7th। आगे आओ 6 पर आइए। 6th सिंपल क्वेश्चन है। ओरली पढ़कर बताओ क्या करेंगे। एसेट डज नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ एनवायरमेंटल लॉज। ओहो, प्लास्टिक की बैन हो गई है, अलाउ नहीं कर रहे हैं लॉज। विच हैव बीन रिसेंटली इनेक्टेड। अभी सरकार ने बोला है प्लास्टिक बैन हो जाएगी, अब पन्नी वन्नी नहीं बना पाओगे प्लास्टिक की। एसेट थी मेरे पास, हैज टू बी डिस्ट्रॉयड। भाई साहब मशीन आज के आज डिस्ट्रॉय करनी पड़ेगी, अब काम ही नहीं कर सकते उससे एज पर लॉ। द एसेट इज कैरिड इन बैलेंस शीट एट द एंड एट रुपीज 6 लाख। क्या है 6 लाख रुपए? ये बोलो, कैरिंग अमाउंट 6 लाख की किताबों में अपीयर करती थी। द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ओहो, देख रहे हो गजब। सरकार ने कहा खत्म दिख ना जाए ये मशीन हमें। अब कबाड़ी को बुलाओगे, डिसमेंटल कराओगे, उसमें आग लगवाओगे, मट्टी का तेल डालोगे, माचिस की डिब्बी खरीदोगे। समझ में आ रही है बात क्या नहीं आ रही है? और फिर कूड़ा बन जाएगा, उसे उठवाओगे, उस सब की कॉस्ट कितनी आने वाली है? 70,000। हाउ इज द एसेट टू बी अकाउंटेड फॉर? हिंदी बताओ पहले, समझ में क्या आ रहा है? 6 लाख कैरिंग अमाउंट। व्हाट इज द रिकवरेबल अमाउंट? रिकवरेबल अमाउंट कितना है? माइनस है उल्टा इस बार। अरे बोलो, रिकवरेबल अमाउंट इज माइनस 70,000। भाई पीछे छुड़ाने के लिए ना उल्टा और 70 जेब से देने पड़ेंगे। तो ये 70,000 तो हो गई मेरी नेट सेलिंग प्राइस नेगेटिव। ठीक, अच्छा और चाहिए होती है मुझे क्या चाहिए होता? और वैल्यू इन यूज कितनी होगी? वो 0। खत्म करनी है आज ही भाई, 0। अच्छा तो फॉर्मूले से चलें अगर आगे, तो इसका मतलब रिकवरेबल अमाउंट कितनी हो गई? 0। अरे बोलो, विच एवर इज हाइयर, माइनस 60 ज्यादा है या 0 ज्यादा है? 0 ज्यादा है। ठीक, तो इसका मतलब इंपेयरमेंट लॉस कितना हो गया? पूरा 6 लाख का। बोलो बेटा, साथ में एक काम और करना पड़ेगा। कल को इस मशीन को आग लगवाने के लिए, डिसमेंटल कराने के लिए 70,000 का खर्चा होगा, तो साथ में क्या करना होगा? उसका प्रोविजन भी क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक, हाँ जी, मैं करवा रहा हूँ, तो बताइए बताइए बताइए। जी क्या करोगे बेटा? लिख लो, इम्पेयरमेंट लॉस रुपीज 6 लाख डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। ये लो, ऐसे कुछ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ये जो पीएनएल बनाओगे
इसमें आएगा 2 इम्पेयरमेंट लॉस कितने का, 6 लाख का, और साथ में क्या आएगा, प्रोविजन बनाना पड़ेगा फॉर डिसमेंटलिंग, क्या वर्ड यूज करा है इसने, प्रोविजन फॉर कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग मशीन, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग इज 70,000। इसको लिख लोगे आप सेंटेंस में, इम्पेयरमेंट लॉस ₹6 लाख, या पूरा फॉर्मूला बना के लिख सकते हो कि वैल्यू इन यूज 0, रिकवरेबल अमाउंट 0, क्योंकि जो नेट सेलिंग प्राइस है वो माइनस में जा रही है, तो इसलिए इम्पेयरमेंट लॉस इतना आ गया। क्लियर है बात? साथ में एक नोट डालोगे, एडिशनली अ प्रोविजन ऑफ 70,000 इज रिक्वायर्ड फॉर कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ मशीन। क्लियर है बात बेटा? सिंपल। आगे आओ 6th के बाद। पढ़ना जरा क्वेश्चन 8, बिना मतलब की कहानी है और कुछ नहीं है, ध्यान से पढ़नी पड़ेगी बस स्टोरी पूरी। गुड ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड एक्वायर्ड अ सैशे फिलिंग मशीन। एक सैशे होते हैं ना जो, उनको भरने की मशीन थी मेरे पास, 60 लाख रुपए की मशीन, एक्सपेक्टेड टू हैव अ प्रोडक्टिव लाइफ ऑफ 6 साल। एट द एंड ऑफ द ईयर 0102 साल के अंत पर कैरिंग अमाउंट थी 41 लाख। डेप लगने के बाद 41 लाख की आज किताबों में है। A short circuit occurred in this financial year, but luckily the machine did not get badly damaged and was still in working order at the close of the financial year. The machine was expected to fetch 36 lakh if sold in the market. Carrying amount कितनी थी? 41 लाख। आज इसे बेच दें तो नेट सेलिंग प्राइस कितना है? 36 लाख। The machine by itself is not capable of generating cash flows. मशीन अपने आप से कुछ नहीं कर सकती, इज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग कैश फ्लोज इंडिपेंडेंटली। अच्छा फिर, हाउ एवर द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एसेट्स कंप्राइजिंग ऑफ दिस मशीन ऑल्सो इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग कैश फ्लोज ऑफ 54 करोड़ पर एनम। समझ में आ रही बात? क्या क्या समझ में आया बताओ? एक सीजीयू है, वो 54 करोड़ बना सकती है, और ये मशीन इस सीजीयू की एक यूनिट है, एक यूनिट है, एक एसेट है जिसकी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है। खैर, एंड कैरिंग अमाउंट इज 3.46 करोड़। इस सीजीयू की कैरिंग अमाउंट कितनी है? बोलो बेटा। और इन सबको ऑल सच मशीन्स पुट टुगेदर कुड फेच अ सम ऑफ 4.4 करोड़ इफ डिस्पोज्ड। यानी नेट सेलिंग प्राइस कितना है? 4.44। बोलो सीजीयू का। तो सीजीयू में कोई घाटा दिख रहा है आपको क्या? जब सीजीयू में घाटा नहीं है तो मशीन का इम्पेयरमेंट लॉस कंसिडर नहीं करेंगे। बेटा कर लोगे, कोई दिक्कत है? सिंस द कैरिंग अमाउंट ऑफ सीजीयू इज 3.46 and recoverable amount is 4.44, therefore there is no impairment loss in CGU. ठीक, no impairment loss should be recognized. As per AS 28, if any asset in the CGU is showing an impairment loss, then it should not be considered and should be ignored. बेटा क्लियर है? CGU का देखेंगे ना, कैमरे की वैल्यू कम हो गई, क्या ही फर्क पड़ना है? पूरी CGU पूरा का पूरा जो सेटअप है वो मुझे ज्यादा कमा के दे रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। बढ़ूं बेटा आगे? अरे बोलो। चलो क्वेश्चन नंबर 8 था ये, 6, 7, 8। आओ बेटा 9th पर। 9th, चलो एक काम करो अब, ठीक है इतना करो अब, इतना। एक क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क में करेंगे, अब आप कर लो क्वेश्चन होमवर्क में। 3, 9, 10 में थोड़ी दिक्कत आएगी बस। कौन सा बचा? और 5 भी इजी है। 3, 5, 9 सब करने कंप्लीट। 4 क्वेश्चन छोड़ दिए मैंने आपके लिए। कौन कौन से बताओ होमवर्क? 3, 5, 9, 10। इन क्वेश्चंस को करने में 15 से 20 मिनट लगेंगे बस मैक्सिमम। ठीक है,
इसलिए छोड़ रहा हूं कि थोड़ा दिमाग लगा लो अपने आप, ठीक। नेक्स्ट क्लास में से खत्म करके, डिस्कशन करके, तब हम आगे नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की तरफ मूव करेंगे। आज की चर्चा समाप्त। धन्यवाद, बाय बाय।